बिल्कुल। और हमारे बीच मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों से चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे इंडिया न्यूज मंच में आज आप आए और खुशबू मिश्रा को हम मंच हवाले करते हैं। ओवर टू यू खुशबू। थैंक यू सो मच। कैसे हैं चंद्रशेखर जी आप? अच्छा। मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आपने लॉ भी कर रखा है, अब राजनीति में भी आए हैं और इससे पहले जो है दलित भी आप हैं और वो राजनीति में आप उनकी आवाज भी बनकर सामने आए हैं। मतलब मेरा पहला सवाल ये है कि आपके लिए सबसे मुश्किल जो है वो कौन सा किरदार था जो आपने निभाया है और सबसे मुश्किल क्या था? सबसे मुश्किल है हार मान जाना। किसी ने कहा है कि हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठता नहीं। तो अगर आप में हिम्मत है तो लड़िए। ये देश कहां था और कितने साल गुलाम रहा मुगलों का, अंग्रेजों का, आर्यंस का, और आज हम लोग आजाद देश में हैं। अगर हमारे देश के लोग हिम्मत नहीं जुटाते, क्रांतिकारी संघर्ष नहीं करते, बलिदान नहीं देते तो देश आजाद थोड़ा ही होता। ठीक है। तो मैं मानता हूं, मैं तो एक नौजवान हूं और नौजवान होने के नाते मेरे अंदर लड़ने की क्षमता बहुत है। और मैं किसान परिवार से आता हूं, ग्रामीण अंचल से। भारत गांव में बसता है और गांव के लोग प्रेम भी बहुत करते हैं, सम्मान भी बहुत देते हैं और अपने हकों के लिए लड़ते बहुत हैं। ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहले जब खेती करते तो मिट्टी से लड़ते हैं, जिसको माँ कहते हैं। तो उनका लड़ने का स्वभाव प्रेम का होता है, झगड़े का नहीं होता। उसी मिट्टी से उसको पूजते भी है और उसी से खेती भी करते हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं और देश का पेट भी पालते हैं। ठीक है। मायावती का फोन आया आपके पास? उठाया फोन उन्होंने आपका? नहीं, वो बड़ी हैं और नाराज हैं आपसे? मैं आपकी तरह उनको मायावती नहीं कहता। मायावती जी। हाँ, ठीक है। ओके। नहीं, तो अब मैंने फोन नहीं उठाया आपका उन्होंने? नहीं, अब मैं उनको फोन नहीं करता हूँ। अब मैं अपने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रति ज्यादा काम करता हूँ। आपको लगता है कि अगर वो आप मतलब उनके साथ आ जाते तो कुछ बेहतर राजनीति उत्तर प्रदेश में हो सकती थी? नहीं, और अच्छी करेंगे, आप चिंता मत करो। अभी तो जुमे 4 दिन हुए हैं हमें। हम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं 2 सीटों पे, एक पे हारे, एक पे तीसरे नंबर पे रहे। अब इस बार 27 में जाएंगे। 27 के बाद आपका मंच होगा इंडिया न्यूज का, आप अपनी बात सवाल पूछेगा, मैं जवाब दूंगा। आजाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी होगी उत्तर प्रदेश की, आप देख लीजिएगा। ठीक है। आप नगीना से सांसद हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी है, सपा और बीजेपी, या फिर तीसरे विकल्प की जमीन बनती हुई आपको नजर आ रही है, मायावती या फिर कांग्रेस? कौन? नहीं, ये सवाल स्पष्ट है। जिस पार्टियों की बात आप कर रहे हैं उनका तो एक अलायंस है वहां, और अगर उन्हीं के भरोसे लोग होते तो चंद्रशेखर कैसे जीत जाता? लोकतंत्र में जनता वोट करती है और जनता अपने मुद्दों पे वोट करती है। लंबे समय से हिंदू मुसलमान और तमाम तरह की राजनीति देश में चल रही है, उससे बाहर निकल के सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी शायद। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी कोट की थी, संगठन बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके जरिए वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने उसमें सोशल वर्ड एक्ट जोड़ा, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया और फिर वो लड़े। और वो एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी देश के अंदर 65 लाख स्कूल बंद हुए, मंत्री जी ने बताया था। 65 लाख स्कूल नहीं बंद हुए, 65 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी। पहले नंबर पे देश को विकास का रास्ता दिखाने वाला गुजरात है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। तो आप समझो जहां 65 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हो, तो नोटिस करके देखिए कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। आज बेरोजगार इलाहाबाद के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस तरह से पुलिस ने बाल पकड़ पकड़ के ठूसे हैं गाड़ियों में। बेटी आप 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे घोटाले पे आंदोलन करते रहे। वहां के होमगार्ड हो, वहां के आंगनबाड़ी बहने हो, आशा बहने हो, ग्राम पंचायत सहायक हो,
रोजगार सेवक सब लोग परेशान है। नौजवान का तो इतना बुरा हाल है, मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं होगा। किसान भी सुसाइड कर रहा है। ठीक है। दो सवाल है अब मेरे। एक तो ये कि जिनकी राजनीति आप करते हैं, मतलब कहते हैं कि आप दलितों की आवाज हैं, आप कहीं ना कहीं सेलेक्टिव हैं? तो आप जबरदस्ती करके मुझे दलितों की आवाज बनाना चाहती, मैं आपका नहीं है आप धन्यवाद आवाज? करता। आप आवाज नहीं है? नहीं, आप कह रही है ना। नहीं, मैं नहीं कह रही। ये जो आप मैं तो लोग सभी की मानते आवाज हैं, उठाता हूं। जो आपके फॉलोअर्स हैं। मैं अच्छा, आप मेरे फॉलोअर्स को देखा कीजिए, मगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं किसानों के लिए भी लड़ता हूँ, मैं कमजोर वर्गों में दलित, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई सबके लिए लड़ता हूँ, और जहां जहां मेरी जरूरत होती है खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए लड़ता हूँ। मतलब आप कोशिश selective- करता हूँ हाँ। कि भाई आप लोग अपने मंच पे बिठा के मुझे जबरदस्ती मेरे माथे पे आइडेंटिटी ना थोपे दलित समाज की, कि मैं दलित समाज की आवाज हूँ, क्योंकि इस देश मतलब में आप जाति हर है। उसकी आवाज है, हर उस व्यक्ति की आवाज है मैं जिसको जरूरत है। अपनी बात कंप्लीट अच्छा, कर लूं बहन ठीक जी। है, ठीक है। देखिए बात ऐसी है, हाँ। इस देश में जाति है और वो कभी नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल। जाति है कि जाति नहीं? आदमी सब कुछ बदल सकता है लेकिन अपनी जाति नहीं बदल सकता। भारत की व्यवस्था में ऐसा है नहीं। तो मैं चाहे डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, आगे और भी किसी बड़ी पोस्ट पे चला जाऊं, लेकिन मैं रहूंगा उस जाति का जिस जाति में जन्मा हूं। ये इस देश की व्यवस्था बनाने वालों ने हमें दिया है, जिन्होंने कहा है कि जाति सत्य, और हम जाति के सत्य को नहीं मानते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति की, किस धर्म की है। अगर आपको मेरी जरूरत है और आप मुझे याद करेंगी तो मैं आपको खड़ा मिलूंगा। ये मेरा काम है, और लोकतंत्र में हम लोग जिम्मेदारी पे हैं। जनता ने हमें वोट दिए। मेरे क्षेत्र में जाके आप नगीना पूछना तो आपको पता लगेगा मुझे सभी जाति के लोगों ने वोट दिए। क्यों दिए है इसके बारे में ज्यादा अच्छा वो ही जानते हैं, क्योंकि वोट मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए से कीमती है। आदमी किसी को खाना दे देगा, पैसे दे देगा, लेकिन वोट देने से पहले 1000 बार सोचेगा। ठीक तो है, उन्होंने मुझे वोट दिए तो सोच समझ के दी होगी। मुझे सब जातियों ने वोट दिए। ठीक है। आपने वोट की ही बात की है। मेरा अगला सवाल वोट को लेकर ही है। राहुल गांधी अब पिछले कई समय मतलब मुझे लगता है जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं उससे पहले से वोट चोरी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आप मानते हैं ऐसा कि वोट चोरी हो रही है और उसके लिए एसआईआर जरूरी है? देखिए पहली बात यह है, जी, आपने तो कांग्रेस पार्टी एक नेता का नाम लिया, मगर मैं आपको उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम बताता हूँ, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अभी उन्होंने भाषण देते हुए 2 दिन पहले कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। 4 करोड़ वोट कर रहे हैं, और ये कटने वाले वोट 85 से 90% बीजेपी का वोटर है। ये एसआईआर पे सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, तो आप कांग्रेस के लोगों से काहे को सवाल कर रहे हो? आप पूछो ना मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं। उनके पास कहां से आई रिपोर्ट कि 4 करोड़ वोट पूछा था कट आज गए? हमने, आज हमारे इलेक्शन मंच पर आए थे। कमीशन दीदी, जी। इलेक्शन कमीशन किसको रिपोर्ट करेगा? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री उनका बोल सकते, फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी कैसे हुई? इलेक्शन कमीशन करेगा यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को। तो फिर मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा 4 करोड़ वोट कट गए? और वोट कटने वालों के नाम और जाति धर्म आपके पास कैसे आ गया? वो किसको वोट देते, इसका डेटा कहां से आपके पास आ गया? आप कह रहे हैं कि जहां 10,000 से कम अंतर से आ रहे हैं, मेरी नजर है, तो आप वोट कटवाना चाहते हैं। सरकारी एजेंसियां, देखिए आप समझिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के अंडर है, तो वो जो कहेंगे वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि 20 वोट काट दो बूथ पे, तो वो काट देंगे। तो अगर ऐसा था तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यह स्थिति क्यों थी? जनता ने दी, मैंने थोड़ा ही की। आप तो ऐसा आप मेरी जेब में है क्या वोट? सर, अभी थोड़ी देर पहले जो बात आप कह रहे थे मैं उसी बात पे कह रही हूँ। मैं फिर- अगर इतना पावरफुल है सब, इतना कुछ मतलब अगर कंट्रोल कर सकती है बीजेपी मुख्यमंत्री, और जो बात आप कह रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में फिर इतने ही सीटों पर क्यों सिमट गई कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में के बाद जरूरत पड़ गई 2 अन्य पार्टियों की बीजेपी को? आप ये बात समझो, हाँ, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, आचार संहिता लागू होगी है, फिर 10-10 हजार रुपए आप दे रहे हो बिहार में, सवाल क्यों नहीं खड़ा वो होगा? कह रहे थे कि योजना के अंदर ही है। कैसे सवाल नहीं खड़ा होगा? जो योजना चल कोई रही भी थी, उसके योजना अंदर दिया होता है, गया। आप समझो ना, जो योजना वोट को खरीदने के लिए, पहले आप समझिए, चुनाव जो हमने भी बचपन यहीं गुजारा इसी भारत में। आप हम पे नहीं कह सकते, जैसे आप दूसरे नेताओं कहते कि ये तो बाहर के इनको समझ नहीं, हमें तो सब समझ है। हम जाति व्यवस्था को समझते हैं, और हम किसान परिवार से तो ग्रामीण अंचल को भी समझते हैं, और हम शहरी क्षेत्रों को भी समझते हैं, हम सीवर को भी समझते हैं, और हम कमिश्नर ऑफिस को भी समझते हैं। ठीक है। तो आप ये महसूस करके देखिए कि पहले रात के अंधेरे में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते थे, तो चुनाव से 2 या 3 दिन पहले वोट खरीदारी होती थी, ठेकेदार ढूंढ ढूंढ के कि भाई जो वोट बिकता हमें बता दो। अब दिन के उजाले में होती है और डिजिटल रूप से होती है कि 10,000 रुपए लो वोट दे दो, 10,000 रुपए लो वोट दे दो। अभी
बीजेपी के एक मंत्री कह रहे थे कि जिन बहनों को 10,000 रुपए मिल रहे हैं उनको मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं करे तो 10,000 रुपए क्यों ले रही है? किसका पैसा? जनता का ही तो पैसा है। आप इनको ये भी तो ठीक बता है। दो, आप इनको ये तो बता दो, ये पैसा जो 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, किसका पैसा है? तो ये तो जनता ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है, हमारे कहाँ टैक्स से आया? हमारा पैसा है जो जनता हम के देते टैक्स से हैं। आया ना। बिल्कुल मैंने जनता का पैसा लिया टैक्स के रूप में, मैं सरकार हूं और मैंने जनता को लौटा दिया, तो कोई एहसान थोड़ा है? बिल्कुल एहसान नहीं किया मांग रहे है। हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जनता का पैसा है। आपको लगता है कि आजकल ये हर पार्टी के लिए सबसे कंफर्ट जोन हो गया है? तमाम पार्टियां ये करने लगी हैं अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से। महाराष्ट्र है तो वहां पर सारी पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि हम महिलाओं को खाते में इतने पैसे देंगे। क्या ये सचमुच महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता नहीं, है? मैं कोई पार्टी कर आप रही हूँ, इसको डिनाई करते हैं, गलत है ये? बिल्कुल गलत है। नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में धन तंत्र लगा के पैसों के आधार पे चुनाव लड़ना और पैसों के आधार पे वोट की खरीद फरोख्त करना, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको जो भी कर रहा हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो आज का, मैं दोनों से असहमत हूं। मतलब और ये मैं गलत कह रहा हूं ना, आप 10 के भी 50,000 रुपए दो, आप सरकार बन के लागू करा दो, बिहार में लागू करा दो, 50,000 रुपए महीना देंगे, हम तो राजी हैं। ठीक है। हम कहा ना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले आपको पता है 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। 700 रुपए 300 रुपए वाली पेंशन 1100 रुपए कर दी, 10-10 हजार रुपए दिए, और भी जो कर सकता था वो किए। तो मैं आप समझो कहाँ इलेक्शन कमीशन? 1100 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च हो रहे, कहाँ इलेक्शन कमीशन? दिखता नहीं, आंखें नहीं उस पे। तो सवाल तो खड़े होंगे ही। मतलब लेकिन सवाल तो ये भी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल सिर्फ अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से तमाम पार्टियां उठाती हैं, दिक्कत तभी भी हो जाती नहीं, है। हमने सुझाव भी दिए हैं, हमने सुझाव भी दिए हैं। हम इलेक्शन कमीशन दफ्तर जाते हैं, वहां कोई ढूंढा नहीं मिलता है। वो कहते हैं एप्लीकेशन कराओ, हम जवाब दे देंगे। अगर इमरजेंसी हो किसके पास जाएं? सरकारी संस्था है ना, जनता के तो अंडर में है ना, जनता के हित में है ना, तनख्वाह जनता के पैसे से मिलती है, तो ठीक है। जनता के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा ना। ठीक है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मुझे याद है कि मानसून सत्र पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। 2 दिन सिर्फ शायद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, अभी वापस वही हो रहा है। क्या जो लोग हैं उनके पैसे जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए संसद सत्र पे खर्च होते हैं, ये तमाम सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है कि संसद चलने दे, वहां पर बहस हो अच्छे से तमाम बिल पर? दीदी चल रहा है संसद में, संसद हंगामा से- हो रहा है सर, हंगामा होता है संसद, इसीलिए हंगामा ही हो रहा है। आप सांसद हो? मैं सर, हम न्यूज देखते हैं, हम न्यूज कार्यवाही जब ठप तो होती है तो हम मैं बताते सिटिंग हैं। मेंबर बैठा हूं आपके सामने, मैं हाउस से आया हूं, मुझे जाके आप ये बोलना कह रहे है। हैं सर कि संसद चल रहा है। आप अपने साथ कलीग से पूछ लो, मैं हाउस छोड़ के आया हूं, हाउस चल रहा है और अभी जाके मुझे हाउस में बोलना है। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ये अब कह आप रही- सुनिए, सरकार तानाशाही करेगी तो विरोध होगा, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक है, इसको कैसे रोक दो? ठीक है, तो मतलब अच्छा, सिर्फ- ये पहली बार हो रहा है? लेकिन अगर किस सरकार तरीके पिछले से सत्र में पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट मैं तो सर पूछ रही हूँ कि ये गलत है या सही है? जवाब हाँ। दूं? अगर यही जो चर्चा 2 दिन अब कराई है, यही चर्चा पिछले सत्र में कराते तो हंगामे की भेंट कहां चढ़ता? हम ये जानते हैं, सत्ता और विपक्ष के लोग अपने यहाँ कंफर्ट से बात कर लेते हैं, कभी ये नहीं चलाना चाहते, कभी ये ना चलाना चाहते। नुकसान एट द लास्ट जनता का होता है। हाँ, और उस सत्र में भी जब ये भेंट चढ़ रहा था, तब भी हम कह रहे थे कि सत्र तो चलने दो, लेकिन हम ये भी जानते हैं सत्र चलाना सरकार का काम है। ठीक है। सरकार चाहेगी तो सत्र चलेगा, कितना हंगामा कर लो आप, चाहे जो बिल पास हो कराने होते हैं सरकार को, तो सरकार करा ही लेती, कितना भी हंगामा कर लो, चाहे आप सर पे उठा लो संसद को। ठीक है सर, अब क्योंकि ये सेशन जो है वो खत्म ही होने वाला है, मेरे कुछ जल्दी जल्दी मैं सवाल पूछूंगी, उसके थोड़े जवाब आप जल्दी जल्दी दीजिएगा मुझे। मैं पहले एक शब्द- मिनट, मैं जब आपके यहाँ आया था ना, एक बहस चल रही थी आपके यहाँ, अच्छे सज्जन है, अपनी बात रखनी चाहिए, तो वो कह रहे थे कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा, हाँ। तो आपको पता है वंदे मातरम आरएसएस के लोग नहीं कहे बहुत लंबे समय तक। उनसे आप कोई अच्छा आदमी बैठे तो पूछे भी, लंबे समय तक उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया वंदे मातरम को, वो तो कहते हैं कि उन्होंने- तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। मैं कोई ऑफिशियल कह रहा हूँ, मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा वकील हूँ ना। इस बात पे पार्लियामेंट में डिबेट हुई कि भाई आपने क्यों नहीं स्वीकार, आपके कौन से अधिवेशन बोला गया? मैं तो कांग्रेस का वैचारिक रूप से बहुत समर्थक नहीं हूँ, मेरी पार्टी अलग है, लेकिन जिन अधिवेशनों में होता था वो शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। उन्होंने, मैं कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो मुंह पे सामने बैठ के झूठ बोलते हैं और मीडिया की मजबूरी है कि झूठ के नहीं, मैंने उसके बाद उनसे पूछा भी। बताओ फिर आप बताओ, तिरंगा क्यों नहीं लगने दिया उन्होंने अपने उस पर? नहीं, उस बात का आज जब बताओ, हमारे तिरंगा का हमारे सम्मान पास होना आज जब आरएसएस के आए थे वो, तो हमारे साथ राकेश जी थे और उन्होंने इस पर पूरी लंबी चौड़ी बात की थी। पूरा आधे घंटे का सेशन हुआ था, उसमें वो कई सवाल थे जो आप पूछ रहे हैं, उन्होंने वो पूरे सवाल किया और उसके इस जवाब देश दिए। में बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई, उन्हीं बाबा साहब के सम्मान में आज बीजेपी सबसे ज्यादा नतमस्तक होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अपमान किसने किया है बाबा साहब का? मैं कांग्रेस फिर ने, कह रहा बीजेपी ने? हूं, जिन्होंने शव यात्रा निकाली कांग्रेस का, मैं कांग्रेस का ठेकेदार हूं, कांग्रेस के लोग कोई कम है क्या? उन्होंने बहुत पाप कर रखे हैं। जो जितने पाप करेगा भुगतने पड़ेंगे। आप भुगत रही समझो ना, है मैं अभी। तो उनको भी कहता हूं कि जो आपने किया इलेक्शन कमिश्नर के साथ,
सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो सब अब बीजेपी आपसे सीख के कर रही, तो काहे को रो रहे हो? जो आपने सिखाया वही कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन कौन लाया, प्राइवेटाइजेशन कौन लाया, सब आप ही तो लाए हो ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखिए लोकतंत्र में वोट है, मैं आपको वो कह रहा हूं दीदी मेरी बात सुनो, इन गरीबों पे वोट ना होती ना तो इनके मोहल्लों में नहीं जाता कोई बड़े कुर्ते वाला, बड़ी गाड़ी वाला, और इनके यहाँ आज भी सड़कें नहीं है, हम तो वहीं रहते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, दिल्ली में नहीं रहता देश गांव में रहता है, और उन गांव में आज भी सड़कें नहीं है, किसानों के हाल खराब है, और उन बस्तियों में गाड़ी तब जाती है जब चुनाव आता है, तो चुनाव आजादी के बाद की- अगले चुनाव में जाती है। तो सर आप ये मानते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भी जो लोग हैं उनके पास सिर्फ सबसे बड़ी ताकत उनका वोट है? हाँ, वोट है, ठीक है सर, उनका वोट है, और ये वोटिंग राइट जब तक है, SIR करा लो या कुछ, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ सरकार को, जी कितने ही तंत्र लगा लो, बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों को कुर्बानी से मिला वोट है ये। 3% लोग वोट करते थे। मैं 1 मिनट ले लूं आपकी? बिल्कुल सर, ले लूं भाई? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल आप ले लीजिए। 3% लोग वोट करते थे 1919 तक। फिर चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी, मॉन्टेगन चेम्सफोर्ड। फिर उसके बाद ये हुआ तय, देश को जानना चाहिए कि देश में जो नए वो आए कि भाई वो टैक्स पेयर्स हों, उनके पास जमीन हो, उनके पास खेती हो, उनके पास व्यापार हो, वो पढ़े लिखे हो। जब ये संशोधन हुआ, सुधार हुआ, तो 80 लाख वोटर बने, और 80 लाख वोटर महिलाएं नहीं थी, सारे पुरुष थे, और पुरुष भी स्वर्ण जाति के, और वो भी संपन्न, गरीब स्वर्ण भी नहीं था। कोई महिला थी किसी जाति धर्म की, कोई पुरुष नहीं था, वो भी संपन्न स्वर्ण जाति के लोग वोटर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कार हितकारिणी महासभा से मेमोरेंडम दिया, साइमन कमीशन को रिपोर्ट किया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी, तब जाके इस देश के आखिरी व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो वोट है, बिल्कुल, जिसकी वजह से आज चुनाव और सब चीजें हो रही हैं। ये वोट जब तक रहेगा तब तक गरीबों की इज्जत रहेगी, और इस वोट के आधार पर आजाद समाज पार्टी को हम लोग ताकत बना के जब 2027 का चुनाव बीत जाएगा, इसी मंच के माध्यम से बताएंगे कि जनता जिसके साथ खड़ी होती है वही तो सर 2027 के लिए तैयारी चल रही है पूरी? दीदी पूरी तैयारी, और सारी मजबूत सीटों दिखाएंगे। पे उम्मीदवार उतारेंगे आप? ये डिपेंड करेगा, कुछ फैसले समय के साथ होते हैं, लेकिन तैयारी 403 पे, तैयारी 403 सारे सीटों पर है। जी। ठीक है सर, थैंक यू धन्यवाद, सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब देने से पहले थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तस्वीर, इस लम्हा को हम तस्वीर में कैद करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाल के इंडिया न्यूज मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा सांसद, आजाद समाज पार्टी के, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और तमाम इन्होंने विषय